लोग देखते हैं कि वर्क डन इन द डिफरेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस की, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने क्या बताया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, दैट इज डेल्टा वी जीरो। तो भाई वर्क डन में बताया था कि अगर डेल्टा वी जीरो होगा तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी जैसा कोई फॉर्मूला होता है। डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन जीरो, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो वर्क डन। पहला प्रोसेस हो गया। दूसरे प्रोसेस की बात करें ऐसे ही तो हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस जानते हैं। आइसोबारिक में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो बस कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ बोलना ही नहीं है। आगे इसमें जो सबसे दो मेन आते हैं वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक होते हैं। तो पहले दो छोटे छोटे नोट कर लीजिए, तब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लिए ना। तो आइसोथर्मल हेडिंग डाल लीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें हम लोग वर्क डन देखते हैं, ठीक है। मेन वही था हमारा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ठीक है। तो पहले आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ चीजें, सबसे पहले कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी जीरो, ये तो सबको पता है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है ये बॉयल्स लॉ फॉलो करता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या बॉयल्स लॉ फॉलो करता है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट, गैसियस लॉ में पढ़ा चुका हूं। एट दी गैसियस लॉ कह रहा हूं, गैसियस स्टेट वाला जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ चुके हैं। एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स, या जो भी हम लोग कहते हैं कि मास ऑफ गैस फिक्स रहेगी। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बताया था मैंने, एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर। इसीलिए इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही आया था। याद करिए मैंने PV डायग्राम में बनाया था, हाइपरबोलिक बनाया था ना कुछ ऐसा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बता के हाइपरबोलिक कर्व बनता है हमारा ये, ठीक है। तो यही हम इस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल कर्व कहते हैं, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ फॉलो करता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। ये तो पुरानी चीज, थोड़ा रिवीजन हो गया, इसका यूज पड़ेगा आगे, इसलिए मैं बता दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का हम लोग जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे वो कुछ ये फॉर्मूला यूज करेंगे, V1 से V2 PdV, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। ये तो हुई बहुत छोटी छोटी बातें मैंने आपसे कर ली यहाँ पर, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग वर्क डन अब कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कर लीजिए आप, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। पहले हम लोग इसके लिए, अब बात आती है सबसे पहले बात होती है सर ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन चीज क्या होती है, पहले तो यही टर्म समझा दीजिए। नहीं, पहले ये टर्म नहीं समझाएंगे, एक टर्म समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके लिए एक्सप्लेनेशन अभी इसका आपको मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहली चीज तो इसमें क्या है कि वर्क डन कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, जानते ही होंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो PV इज इक्वल टू, अगर आप लोग nRT जानते हैं तो यहां से हम लोग P निकाल सकते हैं, nRT बाई V। तो कुछ मत करिए, यही प्रेशर उठा के यहाँ पर रख दीजिए, वर्क डन अभी आ जाएगा, देख लीजिएगा, ज्यादा देर नहीं है वर्क डन निकालने में, 2 मिनट लगेगा। तो P इज इक्वल टू, देखिए निकालने का तरीका तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आखिरी में यही कहूंगा कि आपको फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में बढ़िया कर पाएंगे। तो माइनस nRT और ये क्या हो जाएगा, dV बाई V हो जाएगा। dV बाई V का 1/V dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, ln V कर दीजिए इसको, V1 से V2
ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस nRT और ln v2 माइनस v1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ln v2 बाई v1 कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन से इसका बर्डन आ जाएगा, तो बर्डन क्या हो गया माइनस nRT ln v2 अपॉन v1। और सब लोग जानते हैं ln क्या है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है। अगर इसको हमें लॉग बेस 10 में चेंज करना पड़े, क्योंकि होता क्या है कि आपको नेचुरल लॉग की वैल्यूज नहीं याद होती हैं, आपको किस चीज की वैल्यू याद होती है, लॉग बेस 10 वाली। इसलिए लॉग बेस 10 से लॉग बेस 10 में कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो नेचुरल लॉग को, कुछ मत करिए, उठा के 2303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस 2303 nRT लॉग बेस 10 v2 अपॉन v1। ठीक, बॉयल्स लॉग और यहाँ पर ओवे हो रहा है, तो देखिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है। अगर यहाँ पर V2 अपॉन V1 आया है, तो क्या हम लोग V2 अपॉन V1 को P1 अपॉन P2 नहीं लिख सकते? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो V2 अपॉन V1 को P1 अपॉन P2 लिख दीजिए। जैसे आप P1 अपॉन P2 लिखेंगे, एक और फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, nRT की जगह पर जैसे मैंने बताया ना कि इसमें PV वेरी कर रहा है, तो PV इज इक्वल टू nRT, बाकी nRT कांस्टेंट ही है, nRT कांस्टेंट ही, ये मैं बता ही देखो कि बॉयल्स लॉ इसमें ओबे होता है, तो NT कांस्टेंट R वैसे कांस्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल टू nRT, P2 V2 इज इक्वल टू भी nRT होता है। तो चाहे तो हम लोग फार्मूला चेंज कर लें, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 P1 V1 कर दें ऐसे ही, log बेस 10 V2 अपॉन V1, ऐसे कुछ भी फॉर्मूला बना लीजिए चेंज करके। तो जैसा आपको क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़े वैसा फॉर्मूला आप यूज करिएगा। तो मैंने यहाँ पर डेरिवेशन दे दिया आपको, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ये भी नहीं याद होता तो बहुत गलत बात है। और छोटी छोटी चीजें कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ ओवे क्या होगा, बॉयल्स लॉ क्या होता है वो मैंने छोटा छोटा फिर से आपको बता दिया, बाकी गैसेस स्टेट में आप अच्छे से पढ़े ही हैं। ठीक, पढ़े हैं ना? हाँ पढ़े हैं। अच्छा, यहीं पर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की इतनी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी फिर से आप लिख लीजिए, कि लिख लीजिए, आपने लिख चुका है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप से लिख सकते हैं। आपने लिखा है इसको कहां पर, जहां पर मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस एक बार पढ़ाया था, उसमें मैंने लिखा था कि इन द केस ऑफ द आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, मतलब इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो, अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो क्या होगा, इसका मतलब सीधी सी बात है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी। ठीक, चलिए बात करेंगे हम लोग इसमें पहले वही कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होता है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होता है, आती है ना बात कि सर आपने लिखा तो दिया इसमें वर्क डन, होता क्या है ये तो हमें यही नहीं पता है, और वर्क डन पहले निकलवा दिए। तो देखिए क्या होता है, बहुत कोई वैसे पहाड़ की चीज नहीं है, छोटी चीज है, समझ जाएंगे। फिर वही गैस, फिर वही नौटंकी, फिर वही मैंने एक कंटेनर ले लिया, उसमें गैस भर लिया हूं, यहाँ पर आपका पिस्टन उस्टन लगा हुआ है, ऐसा कुछ सिस्टम है, इस पे कुछ हम इसमें मान लेते हैं कि वेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ गैस का प्रेशर लग रहा था, कुछ यहां से आपका एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था। ठीक है, और ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए जो इसकी वॉल्स होंगी वो आपकी परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, याद रखिएगा, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स। ठीक है, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स, कैसी वॉल्स होंगी, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स होंगी इसकी। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस में है। अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है आपका इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में होता है। मैंने उसमें बताया था क्या होता है कि हर स्टेप इक्विलिब्रियम में होता है, ऐसा बताया था ना। उसमें मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए मैं छोटू सा वेट, एकदम छोटू सा वेट जो है वो यहां से रिमूव कर देते हैं, अगर आप यहां से छोटू सा वेट रिमूव कर देंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो घट जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है आपका एक्सटर्नल प्रेशर माइनस डीपी हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो गैस वाला प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर से, बहुत स्मॉल है,
बहुत मतलब छोटी मात्रा में ज्यादा होता है, क्योंकि सिर्फ डीपी कम हुआ रहता है, नहीं है डीपी कम हुआ रहता है, तो डीपी बहुत छोटी सी वैल्यू है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन थोड़े से ज्यादा होने की वजह से गैस में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर गैस एक्सपैंड करेगी, जैसे कि मान लीजिए कि गैस पहले यहां तक थी, अब मान लीजिए थोड़ा सा ये लेवल ऊपर हो गया, गैस एक्सपैंड कर जाएगी। गैस जैसे एक्सपैंड करेगी तो गैस कूल्स हो जाएगी, कूल डाउन, कूल मतलब ठंडी हो जाएगी गैस थोड़ी, ठीक है। तो गैस कूल हो जाएगी, कूल हो जाने का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर डाउन। अच्छा, टेम्परेचर डाउन हो गया, लेकिन आप कहोगे सर आप कहे हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस बता रहे हो, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आप बताए हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर गिर कैसे गया, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखिए टेम्परेचर गिर तो गया, लेकिन मैंने यहां पर वॉल लगाई है, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स। ये क्या करेगा, तुरंत सराउंडिंग से हीट लेगा, और जैसे हीट लेगा फिर टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, ठीक है। क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, लिख लीजिए यहां पे, एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग से लेगा, और सराउंडिंग से कुछ हीट लेके ही ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग से लेगा, और टेम्परेचर फिर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो देखिए मैंने आपको इसमें हर एक वर्ड में यूज हो गया कि नहीं, देखिए रिवर्सिबल वाला प्रोसेस वो भी यूज हो गया, एक्सपेंशन मैंने दिखा दिया, आइसोथर्मल दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सी सिंपल सी चीज है, मैंने एक छोटू सा वेट हटाया, रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाया, छोटू सा वेट हटाया तो एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा घट गया, तो प्रेशर ऑफ गैस थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा होगा तो थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, थोड़ी सी कूलिंग हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है, इसलिए क्या करेगा, सराउंडिंग से कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, सराउंडिंग से थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब हुई, इसलिए मैंने परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स इसमें लगाया हुआ है, ठीक। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक। अच्छा चलिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कहानी खत्म करते हैं इसी पे। इसी में बात आती है सर इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, बताइए सर इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो देखिए इररिवर्सिबल प्रोसेस में एक बात बता दे रहा हूं, कहीं देखिए इस पहली बात इसकी वैल्यू नहीं है कोई ज्यादा, ठीक है, इससे कुछ नहीं आता था क्वेश्चन, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें जानते रहिए जब भी आपको ये रिवर्सिबल प्रोसेस मॉडल निकालना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करिए बस, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बस, और कुछ मत दिमाग लगाइए, सिंपल यही वर्क डन होगा। इसमें एक केस डिस्कस किया जाता है, वो कहा जाता है कि वैक्यूम, पहला आता है वैक्यूम का केस। अरे भैया मतलब इनके कहने का है कि अगर एक सीसी में आप कोई गैस लिए हैं, मान लीजिए एक सीसी आपके उसमें कोई गैस लिए हैं और उठा के ले जाकर उसको ऐसे खुले आसमान में छोड़ दिए, क्या होगा, गैस इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगी कि जो उसमें वैक्यूम में मतलब क्या होगा कि फ्री स्पेस में, तो गैस ऐसा एक्सपैंड करेगी जो उसमें वॉल्यूम है उसको वॉल्यूम क्या जो आपका इसमें क्या कहते हैं, गैस एक्सपैंड करेगी खुले, मतलब अगर आप वैक्यूम फ्री स्पेस में कर देंगे तो उसमें जो प्रेशर है वो जीरो हो जाएगा। वैक्यूम में कौन सा गैस में प्रेशर लगेगा भाई, आप खुला छोड़ दे गैस मॉलिक्यूल्स पता नहीं कहां रैंडमली इधर उधर चले जाएंगे, कहां प्रेशर लगेगा, कोई प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर ही नहीं रहेगा, प्रेशर ही जीरो हो जाएगा, प्रेशर जीरो तो वर्क डन जीरो, कोई बात ही नहीं करना हमें आगे किसी से, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और बाकी मेन चीज वही है कि W आपका माइनस पी एक्सटर्नल टू डेल्टा V होता है मैक्सिमम केसों में, बाकी सब कुछ नहीं है रिवर्सिबल प्रोसेस में, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। आगे देखते हैं हम लोग इसमें दूसरा आखिरी प्रोसेस में देखते हैं, आखिरी प्रोसेस है हमारा क्या सॉरी नंबर 4 है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने क्या बताया था कि नो हीट एक्सचेंज, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी। इसका मतलब अगर कुछ इस प्रकार का सिस्टम है कि जिसमें गैस भरी हुई है, पिस्टन उस्टन लगाए हैं,
तो सीधी सी बात, इसकी जो वॉल्स होंगी वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होंगी। कैसी होंगी? परफेक्टली इंसुलेटिंग होंगी। याद रखिएगा, उसमें परफेक्टली कंडक्टिंग, इसमें परफेक्टली इंसुलेटिंग। ठीक, तो हीट एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है, तो एक बात तो मैंने बता दिया। अच्छा, जैसे उसमें क्या होता है कि बॉयल्स लॉ ओबे होता है, वैसे यहां पर एक पॉइजन्स का रूल आता है, वो होता है, वो पॉइजन्स रूल आता है, उसमें ओबे होता है। तो जो पॉइजन्स की क्वेश्चन आती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। क्या होता है? पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल टू के बराबर भी कह सकते हैं, पीवी गामा इज इक्वल टू के। तो इसको हम लोग P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि पॉइजन्स रूल इसमें फॉलो होता है, जो कि जिसकी पॉइजन्स इक्वेशन आती है कुछ ऐसा। ठीक है, इसको हम लोग अभी डेरिवेशन में यूज भी करेंगे। और इसमें बात करें तो और अगली चीज यही होगी कि इसमें अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हम लोग अपना वही यूज करेंगे, V1 से V2 P एक्सटर्नल इंटू dV। बहुत सी बेसिक सी बात है एकदम। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से P V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यहीं से हम लोग अपना प्रेशर निकालेंगे। क्या आ जाएगा? K अपॉन V की पावर गामा। तो चाहिए तो यहां से आप K बाहर कर लीजिए और क्या लिखना है? अपॉन V की पावर गामा, तो 1 अपॉन V की पावर गामा इंटू dV। तो V की पावर ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस गामा। देखिए इंटीग्रेशन में थोड़ा मैं शॉर्टकट करूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना डेरिवेशन देने का, समय क्यों वेस्ट करना अपना। तो V की पावर माइनस गामा, V1 से V2, V1 से V2। ठीक है, V की पावर माइनस गामा dV, और V की पावर माइनस गामा का जो भी इंटीग्रेशन होगा मैं लिख दे रहा हूं, माइनस गामा प्लस 1, यह हो जाएगा आपका V1 से V2 तक। और सॉरी, अब इंटीग्रेशन तो मैंने कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा? V की पावर माइनस गामा प्लस 1 इंटू, और इस लिमिट से आपके V1 से V2 तक। ठीक है, तो आप चाहिए खुद से सॉल्व करिए, मैं फाइनल वर्क डन अब लिख देता हूं। ठीक है, फालतू टाइम उसमें कोई खराब करने कोई मतलब नहीं है, तो नहीं कर देता हूं थोड़ा सा आगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। अभी इसमें कर ही देता हूं मैं थोड़ा सा। यही तो है कि दिल नहीं मानता है, लगता है पता नहीं हो कि ना हो आप लोगों से, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इसको मैंने नेगेटिव साइन जो है वो नीचे ले आया। ठीक है, और इसमें रख दीजिए V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अब हम क्या कर रहे हैं? K को अंदर डाल दे रहे हैं। ठीक है, K को अंदर डाल दे रहे हैं, K को अंदर डाल दीजिए, और K की वैल्यू यहां से PV की पावर जो गामा है इसको रख दीजिए। ठीक है, PV की पावर गामा नहीं रखना है, P1 V1 की पावर गामा या P2 V2 की पावर गामा रखिए। यहां पर हम लोग यूज करेंगे P2 V2 की पावर गामा। भाई ये सब तो कांस्टेंट है ना, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, सब कांस्टेंट बराबर ही है, तो ये हम लोग यहाँ यूज कर ले रहे हैं। पहले K की वैल्यू क्या रख देते हैं? P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। ऐसे यहाँ पर रख लीजिए P1 V1 की पावर गामा और V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, तो बस इसी में आगे आप सॉल्व करते जाइए। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 जो है उसको लिख दीजिए V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2। भाई V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 को नहीं लिख सकते हैं, V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2 लिख सकते हैं ना, बस वही लिख दीजिए आप। ऐसा जब आप लिखेंगे तो देखेंगे कि वहां पर V2 की पावर गामा और V2 की पावर माइनस गामा दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ V2 बचेगा। तो बचेगा क्या ये देख लीजिए, वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे आपका P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। हो सकता है कि इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, लोगों को ना समझ में आया हो, अभी मैं एक बार में समराइज कर दूंगा, लेकिन बहुत डेरिवेशन फोकस ही नहीं करना, क्या मतलब आपको डेरिवेशन से। ठीक है, तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, यही आपका क्या होता है? यही आपका फॉर्मूला आता है। अच्छा, यही फॉर्मूला आता है सर? हाँ, यही फॉर्मूला आता है। एक और फॉर्मूला आप इसमें लिख सकते हैं, PV = nRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें हम लोग क्या करें, जैसे P1 V1 है तो nRT1 कर दें। ठीक है, और ऐसे ही P2 V2 को nRT
T2 कर दें, कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत सर। तो ऐसा कर देंगे तो NR कॉमन कर सकते हैं, T2 माइनस T1 लिख सकते हैं अपान गामा माइनस 1, एक भी हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग का कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं सब, ध्यान दीजिएगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात हो रही है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात मैं कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। कुछ ये वर्क डन आता है जिसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। देखिए मैं समराइज कर देता हूं, ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है, कहीं पर भी आपको लगाना है, ये मैं आपको बता दिया, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना। ये फॉलो करता है पॉइजन इक्वेशन को, पॉइजन इक्वेशन पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट गामा क्या है। अब बहुत लोग तो अभी तक यही हैरान परेशान होंगे, ये गामा क्या हो गया भैया, गामा कहां चला है, गामा में कहीं से नहीं है, गामा मैं पढ़ाया हूं, गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीपी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, तो सही से उसको नोट करिएगा। तो यहाँ पर ये गामा, इसीलिए मैंने गामा को रिपीट नहीं किया, कोई नया वो चीज आएगी, कोई नया टर्म्स आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं उसको बिना एक्सप्लेन किए आपसे बस कैसे बोल दिया कि हाँ चलो गामा आ गया, कहियो अल्फा कहियो बीटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये गामा पहले बता दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं, प्रेशर रखना है हमें, तो मैंने इस इक्वेशन से उठा कर रख दिया k अपॉन v की पावर गामा। अब यही मैंने रखा v की पावर माइनस गामा हो गया। अब v की पावर माइनस गामा dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना बेसिक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, उसको अप्लाई कर दीजिए, वहां पर वो इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन में कुछ आगे मैंने लिमिट्स रखा, कुछ तो यहां तक पहुंचे। उसके बाद क्या क्या मैंने k को अंदर भेज दिया, k को करके अंदर भेज दिया। अच्छा k को अंदर भेज के मैंने क्या किया कि मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर ये कांस्टेंट है तो p1 v1 की पावर गामा, p2 v2 की पावर गामा, p3 v3 सब ऐसे कांस्टेंट k के बराबर होगा। तो मैंने k की जगह वहां पर रख दिया p2 v2 की पावर गामा, वहां पर p1 v1 की पावर गामा, और बस मैंने थोड़ा सा इस टाइप की कुछ ओपनिंग कर दिया, तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन गई। एक आध बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका अपने आप डेरिवेशन हो जाएगा, नहीं भी होता छोड़ दीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ही होगा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में, और बाकी अगर आपको इरिवर्सिबल देखना है वही माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी फॉर्मूला लगाइए, बिना दिमाग लगाए हुए आपका वो भी आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है। तो ये रहा आपका, इसमें क्या हो गया कि वर्क डन इन द डिफरेंट प्रोसेस, हर एक प्रोसेस में आपने यहां पर वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। देखिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम आपको करवा दें। इसमें आपका ग्राफ में तो मैंने क्वेश्चन आपको करा ही दिए, ठीक है। तो वर्क डन आपका आ ही गया, नहीं इसमें ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है जिसका आपको करने का मतलब नहीं, बस को आप अगर आपको ग्राफ का एरिया निकालना, मतलब सॉरी ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया 2-3 तो बहुत है, उसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं आपको करने की। तो इसमें क्या है कि अब इसमें हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। नया टॉपिक जो है हमारा वो क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सुने होंगे आप लोग फर्स्ट लॉ, तो वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नया टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक, ठीक। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ है ही नहीं, बचपन से जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, पढ़े ना आप लोग। तो सीधी सी चीज, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जितने भी लॉ, जो भी उसमें स्टेटमेंट्स आई हैं, सबका कलेक्शन मान लीजिए वही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या लिख देंगे कि कुछ नहीं, बस केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड चीजें, हमें एनर्जी कंजर्वेशन की चीज बात करता है बस, इसके हिसाब से कि हर एक प्रोसेस में, चाहे जो प्रोसेस हो, प्रोसेस कैसा है, होगा कि नहीं होगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन प्रोसेस कोई भी हो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होगा। मतलब एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ये आपका इसमें लगना है, यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अच्छा तो ये तो नहीं पढ़ना होता है, मतलब जो उसकी हम लोग को देखिए मेन चीज क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है वो हम बता देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, ये होता है, इसको नोट बना के लिखिए, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है।
आपका जो इसमें ये डेल्टा यू है, ये क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी अभी मैं बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है ये, ठीक है। आपका यहां पर ये जो डेल्टा क्यू है, ये क्या है, डेल्टा क्यू है कि हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम। ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। देख लीजिए एक एक चीजों को बहुत अच्छे से देखिए। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमें किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, क्या करनी है, इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, तो उसके दो तरीके हैं आपके पास। कितने, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सिस्टम को कुछ हीट दे दीजिए। आप सिस्टम को हीट दे देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हीट गिवन टू द सिस्टम, तब आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप, कुछ वर्क कर दीजिए सिस्टम पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, कुछ आप वर्क कर दीजिए, तब इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब कहिए कि सर इसको कुछ एग्जांपल से समझा देते तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाता। बढ़िया से समझ में आ जाता। देखिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, ठीक है, भूखा है तो उसकी एनर्जी बहुत डाउन है। अब उसकी हमें एनर्जी बढ़ानी है, तो दो काम कर सकते हैं आप, या तो उसको खाना खिला दीजिए, सीधा सीधा बात ही खत्म। वो चीज आप मान सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम, सीधा सीधा मैंने हीट दे के एनर्जी को बढ़ा दिया। दूसरा आप एक एहसान कर सकते हैं कि उसके लिए आप कुछ काम कर दीजिए कि जिससे उसको कुछ पैसा मिल जाए, जिससे वो कुछ खाना खरीद के खा ले। ये डायरेक्ट वे नहीं हुआ, आपने कुछ उसके लिए कुछ काम कर दिया, कुछ पैसा मिल गया उसको, उससे उसने कुछ खरीद के खा लिया। तो ये चीज होती है वर्क डन, उस पर आपने कुछ वर्क कर दिया, कुछ एहसान कर दिया, ठीक है, वो चीज है वर्क डन ऑन दी सिस्टम। तो ये ऐसा बनता है कुछ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिसमें हीट के बारे में, वर्क के बारे में भी आपने जस्ट प्रीवियस अपने लेक्चर्स में सब में डिस्कस किया हूं। मैंने पूरा हीट मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, पूरा वर्क आपको डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा, डिस्कस नहीं किया तो मैंने क्या नहीं किया, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। अब देखिए मैं आपको पहले कुछ इंटरनल एनर्जी के बारे में ही बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि इंटरनल एनर्जी हेडिंग डाल लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होती है इंटरनल एनर्जी, ठीक। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आपको सर इंटरनल मतलब अंदर वाली एनर्जी, बिल्कुल सही, नाम में ही सब कुछ है, अंदर वाली एनर्जी है। लेकिन ध्यान से इसकी डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इंटरनल एनर्जी देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, कोई भी आपका सिस्टम है, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग यू से लिखते हैं, ठीक है। किसी भी सिस्टम की, देखिए सिस्टम में कुछ मोशन होगा तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। ये आप यहां लिख सकते हैं कि ड्यू टू मोशन, कुछ मोशन की वजह से कुछ एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और कुछ हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कुछ एक्सटर्नल फील्ड्स हैं, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो वाला जीएफ नहीं है, ठीक है, जो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ प्रेजेंस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उसके बाद आती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है बता रहे हैं अभी आपको, थोड़ा सस्पेंस बना बना के बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए आपका सिस्टम जो है वो रेस्ट पर है और अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड्स है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड्स है, तो उस केस में आपके टोटल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी बराबर होगी। बात सही है कि नहीं सही है, ठीक। इतनी छोटी सी बात समझ गए, उसको अलग से नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर दूं, नोट कर लीजिए, कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात बताया मैं, ठीक। अब देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी जो होती है ये कुछ नहीं, सम ऑफ ऑल, देखिए स्कूल्स में या कहीं पर भी आप कई बुक्स में भी ऐसा लिखा होता है कि इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, सही है, लेकिन एक बात छोड़ देता है वो
क्या चीज? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है, लेकिन इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी एट द मॉलिक्यूलर लेवल पर। मतलब क्या हुआ? मतलब कि मॉलिक्यूल्स की जो आपस में सारी प्रकार की एनर्जीज होती हैं उनका सम। कहने का मतलब पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, all types of energy at molecular level, at molecular level, and that is sum of energies, sum of energies of molecules, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे सारे एनर्जीज के जो सम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में देखिए, अब इसमें इंटरनल एनर्जी को बताता हूं क्या ऐसा होगा। देखिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं तो कुछ तो ट्रांसलेशनली मतलब मूव करेंगे, ट्रांसलेशनली मतलब क्या? ऐसे 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 कहीं रैंडमली ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे। तो क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल वाली है, ठीक है। अच्छा ऐसे क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल जो होता है ऐसे 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 वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसको क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन वाली। कुछ कैसे होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने एक्सिस के ओर रोटेट करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वहां लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक। ऐसे ही इसमें और होती है, जैसे क्या हुआ कि आपस में कुछ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कुछ आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ऐसे बहुत प्रकार के, ऐसे मतलब सारे एनर्जीज का सम करते जाइए, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के अपने लेवल पे होगी उन एनर्जीज का सम होगा। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा बात की जाती है आइडियल केस की। अब देखिए मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में एक बात लिखाया था, जो बात लिखाया था वो जाके आइसोथर्मल में देख के आइए और तब वीडियो को फिर से देखिएगा। पहले नोट्स अपना पलट के देख लीजिए। मैं लिखाया था, मैं कहा था एक्सप्लेनेशन आगे दूंगा, एक्सप्लेनेशन आ गया, समय आ गया। वो देखिए आइडियल गैस के केस में क्या, मैंने आपको गैसेस स्टेट आप पढ़े होंगे, उसमें मैंने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस बताया था, याद है? बिल्कुल याद होनी चाहिए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस मैंने बताया था कि गैस, उसमें ये माना जाता है कि जो कि आगे जाके मैंने बताया था कि ये गलत भी है, कि उसमें मैंने ये बताया था कि गैसेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ये उसमें माना जाता है, जीरो माना जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक। जो कि आगे जाके वंडरवॉल ने गलत भी साबित कर दिया, फिर वंडरवॉल करेक्शन होता, पूरी कहानी है वो, आप वहां पढ़े हैं। अच्छा तो इसका मतलब आइडियल गैस की अगर हम लोग बात करेंगे तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से थी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो काहे की पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब टोटल एनर्जी जो है वो कुल, टोटल एनर्जी मतलब क्या, जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अच्छा ये बात है। और मैंने ये भी बताया था गैसियस स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यही बात मैं लिखाया था कि आइडियल गैस के केस में internal energy is depends only on the temperature, internal energy depends only upon temperature। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है आइसोथर्मल प्रोसेस में तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी वहां पर जीरो होता है। इस पॉइंट को यहां पर फिर नोट करिए विद एक्सप्लेनेशन, समझ गए? तो ये हुई कुछ डेफिनेशन वाली बात। अब इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए क्या बात करते हैं हम लोग। बात आती है कि सर इंटरनल एनर्जी की कोई सिग्निफिकेंस है, बताइए सर इंटरनल एनर्जी हम लोग मेजर कैसे करें, सिग्निफिकेंस मतलब वही मेजर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चीज जान लीजिए कि इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, पहले यही जान लीजिए छोटी सी बात। कुछ बुक्स में क्या करते हैं कि ई से डिनोट करते हैं, तो जहां से मन करे वैसा डिनोट करें, यू से, ई से, किसी से भी।
लेकिन मैं यू से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी यू से डिनोट कर रहे हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, सिग्निफिकेंस क्या होती है, महत्व इसका क्या है, कुछ नहीं महत्व इसका, कुछ नहीं महत्व, कोई महत्व नहीं इंटरनल एनर्जी का। क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट मेजर, वी कैन नॉट मेजर, हम लोग एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी मेजर ही नहीं कर सकते, कोई ऐसा तरीका नहीं है। आप मॉलिक्यूल के लेवल पे जाके इतनी एनर्जी का सम नहीं निकाल सकते, कोई पॉसिबिलिटी, इसकी कोई तरीका नहीं है, कोई अच्छा तरीका नहीं है। हाँ, सिग्निफिकेंस किसका है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिग्निफिकेंस है। किसका सिग्निफिकेंस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सिग्निफिकेंस किसका है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा यू से, अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा यू को आप मेजर भी कर सकते हो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से। हर एक टर्म की मैंने मीनिंग भी आपको वहां पर बता दिया था, ठीक। अच्छा, इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है, जितने भी एनर्जीज होते हैं वो सब आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मैंने ये भी बताया था कि आपका इंटरनल एनर्जी जो होता है ये आपका स्टेट फंक्शन होता है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका यूएफ माइनस यूआई होगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर साइक्लिक प्रोसेस में देखेंगे तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। अच्छा, मैंने अभी कहा कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ये आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो देखिए एक फॉर्मूला आता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, जो प्रूफ करता है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंस नहीं आपके लिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। क्या चीज, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। और क्या मैंने आपको बताया था ना, याद करिए, मैं आपको बताया था कि आप चाहे तो Q निकाल सकते हैं किसी के लिए भी एम सी डेल्टा टी फॉर्मूले से, जिसमें C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, ये किसी के लिए वैलिड था, सॉलिड लिक्विड गैस किसी के लिए आप, लेकिन स्पेशली मैंने गैस के लिए बताया था Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप QP भी लगा सकते हैं, QV भी लगा सकते हैं, वो आपका बस CP हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया था ना, तो बहुत छोटी छोटी बातें जो हैं ये सब याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी के बारे में। डेफिनेशन समझ में आ गई, सिग्निफिकेंस वाली जो बात थी समझ में आ गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये कुछ हमारी बेसिक चीजें थी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी से, इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटे मोटे एक आध क्वेश्चंस आते हैं, वो देख लीजिए आप पहले, ठीक है। एक आध छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको फंसा न दें, इसलिए क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है। इंटरनल एनर्जी बात कर रहा हूं, बाकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, इधर उधर हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस। देखिए पहले तो मैं आपको क्वेश्चन देखिए छोटे छोटे आते हैं, लेकिन आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चंस आते हैं इस पे, तो मैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेता हूं। लगभग 4-5 क्वेश्चंस आपके मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 0.5 मोल ऑफ O2 is heated from 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस, ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको कैलकुलेट क्या करना है ये देख लीजिए, और क्या दिया गया है भी देख लीजिए। सीपी दिया गया है 7 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक।
आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले Q, फिर आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा U, फिर आपको कैलकुलेट करना है W। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें क्या दिक्कत होगी बताइए। मैंने आपको कहा था कि रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो हम हीट कंटेंट भी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर्मूला जानते हैं, NCP डेल्टा T। गैस के केस में स्पेशली ये फॉर्मूला यूज होगा, NC डेल्टा T बताया था मैं, जहां पर C आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। अगर एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर दिया बस PP लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब क्या दिक्कत है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है, CP आपको दे ही दिया है, डेल्टा T निकालना है। एक काम करिएगा सर जी, केल्विन में रखिएगा उसको। किसमें? केल्विन में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। केल्विन में आप चेंज करेंगे तो चेंज जो है मतलब केल्विन में चेंज करके जो चेंज निकालेंगे यहाँ पे तो आपका 100 आता है ना, डेल्टा T 100 ही आएगा। अब इसका आगे सॉल्व कर लीजिएगा। नोट्स मेरी है, मैंने क्वेश्चन लिखा लेकिन मैं खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया हूँ पूरा, तो आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन ऐसी कोई इसमें पहाड़ का कैलकुलेशन है भी नहीं, बस देख के डरते हैं आप लोग, बस कुछ नहीं। 50 × 7 की बात कर रहा है, 350 ले आंसर हो गया 350 जूल। काम खत्म करिए, क्या दिमाग लगाना है इसमें। देखिए दूसरा पार्ट देखिए, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। एक ही फॉर्मूला ही होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का। एक तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एक आपका ये है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, समझ में आता है ना? ये फॉर्मूला बताया था ना कि टेंपरेचर से डिपेंड करेगा आइडियल गैस के केस में, ये सब बात याद है ना? तो याद है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। नंबर ऑफ मोल्स तो पता है, लेकिन सर हमें CV नहीं पता है। अरे CV नहीं पता महाराज, तो CP तो दिया गया है। अच्छा रुक जाइए, यही सब के लिए मैं उसको पढ़ाया था आप लोगों को। मैंने आपको CV इज इक्वल टू F/2 × R बताया था। इस चीज से आप मतलब मानते हैं ना इस चीज को कि ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, O2 गैस डायटोमिक गैस होती है। डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 लिखाया था, 3-4 बार बोला था, 1-2 बार लिखाया था। 5/2 R हो गया। ठीक, ये CV आ गया। अब CP निकाल सकते हैं, CP - CV इज इक्वल टू R। मेयर्स फॉर्मूला CP इज इक्वल टू CV प्लस R, तो कितना हो जाएगा? 7/2 R। 7/2 R CP हो गया। CP की वैल्यू इन्होंने 7 दे दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से R की वैल्यू आ जाएगी 2 का काट दिया मैंने। R कितना आ गया? 2। इसका मतलब R अगर 2 आ गया, ठीक, एक तो यहां से एक बात निकल गई। अब देखिए आप क्या करिए, आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगा लीजिए, CP - CV इज इक्वल टू R। CP - CV इज इक्वल टू कितना हो गया? R। और R की वैल्यू कितनी है? 2। CP की वैल्यू कितनी है? 7। 7 - 2 इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू 5। आ गया कि नहीं आ गया? CV आ गया ना? बहुत छोटी सी मैंने कैलकुलेशन यूज की है, इतना नहीं समझते तो गलत बात है भाई। 5 और डेल्टा T वही 100 रख लीजिए, निकाल लीजिए, क्या है 250 आ जाएगा मेरे हिसाब से आंसर। 2.5 जूल, खत्म कहानी है। अब डेल्टा U आ गया, Q आ गया, तो W आपसे नहीं निकलेगा। अरे W के लिए क्या करना है भाई, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W लगा दीजिए। Q पता है, डेल्टा U पता है, तो W तो आ ही जाएगा। और मेरे हिसाब से वर्क डन आपका -100 आएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने सब यूज कर लिया। Q का फॉर्मूला, इसको मैंने मेन आपको फॉर्मूले को रियलाइज करने के लिए क्वेश्चन कराया है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अभी तक के पढ़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज हो गए अलोंग विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, जिसमें आपको मैंने सब कुछ यूज करा दिया। आया हुआ क्वेश्चन है, कहां आया हुआ है ढूंढ लीजिएगा आप लोग। आप लोग इस सब चीजों में बहुत माहिर होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए इतना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसमें समय नहीं लगाना है कि इसमें घंटा भर का समय लगा सॉल्व करेंगे इसको, बस क्वेश्चन देख के टिक करने वाला है। कहा जाता है कि अगर इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा प्रोसेस मैंने क्या लिख दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस 150 जूल ऑफ वर्क is done, 150 joule of the work is done on an ideal gas
ऑन एन आइडियल गैस, 150 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन एन आइडियल गैस, और उसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है ये देखिए, कैलकुलेट करना है Q और कैलकुलेट करना है डेल्टा U। अच्छा ये बताइए इसमें कुछ क्या क्या कह रहा है। देखिए पहली बात तो इसमें दो बात आप इसमें पकड़िए। पहली, अच्छा एक काम करिए, आप वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करिए, पहले खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है, कर लिए पॉज, ठीक, नोट क्वेश्चन कुछ थिंक करिए, मैं 5 तक काउंट करता हूं, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, 1 2 3 4 4.5 4.5 5। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूं। इसमें क्या है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कही गई है, एक आइडियल गैस की बात कही गई है। इन द केस ऑफ द आइडियल गैस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, 3-4 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, और ये जीरो हो गया। आपका डेल्टा Q जो है वो माइनस डेल्टा W हो जाएगा। अब डेल्टा W अगर दे ही दिया है तो माइनस 150 जूल, खत्म कहानी। क्या करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना, बस ठीक है। तो डेल्टा Q आ गया आपका माइनस 150 किलो जूल। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको सही से। उम्मीद करते हैं कि आप खुद से सॉल्व जब किए होंगे तो आपका हो गया होगा, ठीक। देखिए अब कुछ हम लोग इसमें ग्राफ वाली बात कर लेते हैं। कुछ ग्राफ से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको लगाना पड़े। ये मान लीजिए आपको एक पीवी डायग्राम दिया जाता है, तो जैसे पीवी डायग्राम आपका ये है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। यहां पर प्रेशर कुछ 2 है, यहां पर कुछ प्रेशर आपका 4 है, यहाँ 1, यहाँ आपका वॉल्यूम जो है कुछ 3 है, यहाँ आपका वॉल्यूम कुछ 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, कुछ कह रहा होगा, कह रहा है कि इन द प्रोसेस AB प्रोसेस में जो आपका डेल्टा U है वो दिया गया है 200 जूल, ठीक है। डेल्टा U इन्होंने 200 जूल दिया है और इन्होंने कहा है कि फाइंड करिए डेल्टा Q क्या होगा। क्या फाइंड करने के लिए कहा है, डेल्टा Q कहा है इन्होंने फाइंड करने के लिए। अच्छा भैया, तो भैया आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसा कुछ सुने हैं, उसमें एक चीज सुने होंगे, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, ठीक है। तो अगर उन्होंने डेल्टा Q फाइंड करने के लिए कहा है, डेल्टा U दे दिया, इसका मतलब W फाइंड करना है। और पीवी डायग्राम में हम लोग वर्क डन फाइंड करना बहुत आसानी से जानते हैं, ठीक है, वर्क डन हम लोग आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो वर्क डन कुछ नहीं करना है, एरिया निकालनी है अंडर पीवी डायग्राम, ठीक है, अंडर पीवी डायग्राम। तो इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ये ट्रायंगल होगा, ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ट्रायंगल के देखिए हाफ इंटू बेस इतना कितना हो गया 2 इंटू हाइट इतनी हाइट कितनी है 2, प्लस देखिए ये कितना है आपका 2 और ये कितना है 2, मतलब ये आपका स्क्वायर है, तो 4 एरिया हो जाएगी। तो देखिए आपका कितना आ गया 6, तो 6 एटमॉस्फेरिक लीटर जो है ये हमारा क्या आ गया वर्क डन। और वॉल्यूम इसमें एक्सपैंड हो रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बता चुके, ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है, तो सीधी सी बात है वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक, पता है ना, वर्क डन निगेटिव, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो। अच्छा वर्क डन एटमॉस्फेरिक लीटर में पूछे, वर्क डन आपने एटमॉस्फेरिक लीटर में निकाला है और डेल्टा U आपको जूल में दिया गया है, तो डेल्टा Q किस में निकालेंगे भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है, सेम यूनिट वाली चीजें जुड़ती हैं, अपोजिट वाली यूनिट वाली चीजें नहीं जुड़ जाएंगी, इसको याद रखिएगा। तो पहले एटमॉस्फेरिक लीटर को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे करेंगे, तो यूनिट लिख लीजिए इसमें, 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है, कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1 एटमॉस्फेयर लीटर में 101.3 जूल होता है, ठीक है। तो इससे वर्क डन को जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा,
उससे कन्वर्ट कर लेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W जो है ये लगा लीजिए, डेल्टा Q यहाँ से आ जाएगा, आपको डेल्टा U भी पता है, डेल्टा W भी पता है, और आराम से आप डेल्टा Q निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपके कुछ ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग इसमें और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाँ, तो एक आध क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। समझ में आ गया ना? सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई कर रहा हूं। देखिए, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन, अब ये सब एनालिसिस वाले क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपके पास। पीवी डायग्राम दिया गया है जिसमें इन्होंने कुछ ऐसा डायग्राम दिया है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने का इन्होंने रास्ता दिया है, पहला ये और दूसरा ये। ठीक, और इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने बस अब ऑप्शंस बना दिए हैं। जैसे इन्होंने पहला ऑप्शन बना दिया कि Q1 जो होगा वो Q2 से ज्यादा होगा, फिर इन्होंने कहा कि Q2 Q1 से ज्यादा होगा, फिर उन्होंने कहा नहीं Q1 Q2 के बराबर होगा, और फिर इन्होंने चौथा ऑप्शन दे दिया नन। अब बताइए कौन सी बात सही है इसमें, कैसे देखें हम लोग? देखिए सबसे पहला तो आप एक चीज देख लीजिए इसमें, सबसे पहली चीज आप जो इसमें देखेंगे वो क्या है कि इसमें देखिए इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट नहीं है, लेकिन है तो सेम पोजीशन, ये है तो सेम पोजीशन ना, सेम प्रेशर पे है कि नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी दोनों की क्या होगी, वो बराबर होगी। ठीक है, दोनों का जो जैसे इसका इनिशियल पॉइंट और इसका दोनों प्रोसेस का जो इनिशियल फाइनल पॉइंट है वो सेम है, मतलब आप गलत समझ रहे होंगे मेरी लैंग्वेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे ये नहीं कह रहा हूं कि इस जैसे मान लीजिए जो पाथ ए है उसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, जो पाथ 2 है उसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट है ये है बी। तो अगर मान लीजिए हम लोग फर्स्ट के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यूबी माइनस यूए, और सेकंड के लिए लिखेंगे तब भी तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यूबी माइनस यूए। बात सही है कि गलत है बताइए? सही है ना? इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों अलग अलग के लिए सेम है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, इस बात से समझ जाइएगा। तो इसका मतलब डेल्टा U1 जो होगा डेल्टा U2 के बराबर होगा। अच्छा, तो डेल्टा U1 जो होता है ये आपका Q1 प्लस W1 और ये आपका Q2 प्लस W2 लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा के, कोई दिक्कत? देखिए दोनों केस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, पहले ये बताइए। कहोगे हाँ सर बढ़ रहा है, दोनों केस में सर वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा, दोनों केस में वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वर्क डन निगेटिव होगा। तो ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू कुछ हम x मान लेते हैं W1, और W2 जो है कुछ वैल्यू y मान लेते हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए जो फर्स्ट प्रोसेस है इसमें वर्क डन ज्यादा लगेगा, इसमें वर्क डन ज्यादा है, किसमें वर्क डन ज्यादा है, ये बताइए आप हमें बस। वर्क डन किसमें ज्यादा है? तो आप कहोगे कि सर जिसमें एरिया ज्यादा होगी उसी का वर्क डन ज्यादा होगी, क्योंकि हम लोग वर्क डन निकालते ही एरिया से है। तो देखिए जो पहला प्रोसेस है उसके लिए एरिया ज्यादा है, दूसरे प्रोसेस के लिए एरिया आपका कम है, तो इसका मतलब कि जो पहले का वर्क डन है वो ज्यादा होगा। मतलब जैसे कि यहाँ x की वैल्यू जो है वो y से ज्यादा है, पहली बात तो आप इतना जान लीजिए। ठीक, x की वैल्यू y ज्यादा, मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 8 है। ठीक है, ऐसे कोई रैंडम वैल्यू मान लीजिए। अब आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि Q1 Q2 में क्या रिलेशन होगा, बहुत आसान है प्रिडिक्ट करना। देखिए फाइनली क्या हो रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जब ये क्वांटिटी ज्यादा होगी इस क्वांटिटी से तभी ये वैल्यू हमारी बराबर हो सकती है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, अगर 12 माइनस 10 कितना आ रहा है 2, तो वो भी 2 आए, उसके लिए Q2 कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है। तो 10 माइनस 8 तो तभी 2 बराबर हो रहा है। और अगर मैंने इसको 12 इसको 10 लिया तो क्या आप क्या कहोगे, Q1 ग्रेटर देन Q2। आप ऐसा नहीं कि 10 12 और 2 8 ही लेना है, जो मन के वो वैल्यू रख लीजिए।
बस एक चीज, एक कंडीशन याद रखिएगा, x ग्रेटर देन y, पहले प्रोसेस के लिए वर्क डन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकंड प्रोसेस। एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखिए और ये आप रिलेशन निकाले जाएंगे, ऑप्शन टिक करके चले आएंगे, नंबर आप पूरा पा जाएंगे। ये सब एनालिसिस के क्वेश्चन है, सिर्फ एनालिसिस है, इसमें कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर किया करिए, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस माने जाते हैं ये सब, नोट कर लीजिए सबको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हम लोग अपने आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं ज्यादा प्रैक्टिस करा दे रहा हूं जिससे आपकी ये सब गलती ना करें, क्योंकि पेपर में दिख जाते हैं सब क्वेश्चंस आपको, तब आप परेशान ना हो जाएं। देखिए अब इसमें एक पीवी डायग्राम बनाया गया जिसमें आपका ये कुछ ऐसा, इन्होंने एक साइक्लिक प्रोसेस यूज किया है। ये तो आप देख के बता ही सकते हो, अब तो इतना मैच्योर आप लोग हो चुके हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस देख के बता ही सकते हैं, ठीक। फिर ऐसा इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। ऐसा इन्होंने साइक्लिक प्रोसेस दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि वर्क डन ए बी और क्यू ए बी और ऐसे ही डेल्टा यू ए बी, तीन चीज ये, ऐसे ही डब्ल्यू ए बी हो गया, बी सी क्यू बी सी डेल्टा यू बी सी, ऐसे ही आपका डब्ल्यू सी डी फिर क्यू सी डी फिर डेल्टा यू सी डी, फिर ऐसे लास्ट में आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू डी ए, फिर आपका हो जाएगा कि डब्ल्यू ए बी, सॉरी डब्ल्यू डी ए क्यू डी ए और फिर आपका डेल्टा यू डी ए। आपको बस ये बताना है किसकी वैल्यू जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, बस मतलब क्या जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए मैं दो का सॉल्व करूंगा, इसका और इसका, दो आप खुद से करेंगे क्योंकि जैसे बता दूंगा वैसे ही करना है आपको, ठीक है। पहला प्रोसेस देखते हैं हम लोग, ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अच्छा सर वर्क डन तो जीरो हो गया, लेकिन देखिए सर पीवी इक्वल टू एनआरटी हमें एक इक्वेशन पता है, यहां पर क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर लगातार बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी लगातार बढ़ेगा। और देखिए बता दिया गया है कि ये जो ग्राफ है आपका ये आइडियल गैस के लिए है, तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। अच्छा अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही कहता है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो ही है तो क्यू भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा। सेम आते हैं हम इसमें बीसी प्रोसेस में, बीसी प्रोसेस में वर्क डन क्या है बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, क्या जीरो तो नहीं होगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन तभी होगी जब गैस के द्वारा कोई वर्क किया जाएगा, वर्क डन बाय द गैस, मतलब वर्क डन नेगेटिव हो गया। अच्छा इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हाँ आपको, हाँ सर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी कैसे हो गई, पॉजिटिव। अब लगा दीजिए इसमें इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव बता रहे हैं, क्यू का हमें नहीं पता है और वर्क डन नेगेटिव है। अब इधर आप वर्क डन लेके आएंगे तो फिर पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी, तो मतलब क्यू कैसा हो गया, पॉजिटिव। सेम लॉजिक आप लगा के ये दोनों आप निकालेंगे सी डी और डी अपने आप, ठीक है। कुछ नहीं, बस दो तीन लॉजिक लगाना है। तो वर्क डन का जो बेसिक मैंने डेफिनेशन आपको बेसिक चीजें बताई वो लगाइए और आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए और इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट सब तो बता दिया हूं, तो लगाने में कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी। तो इतने ही क्वेश्चंस थे आपके, जो इतने प्रैक्टिस के लिए आपके मोर देन सफिशिएंट हैं। इसके अलावा तो आपको पीडीएफ शीट्स भी मिलेंगे, उसमें भी आप प्रैक्टिस करेंगे। इतना प्रैक्टिस तो आपके एग्जाम के लिए बहुत है, उसको नोट कर लीजिए, करिएगा उसको, हल्के मत ले लीजिए, ठीक है।
एक करके आंसर निकाल के खुद सेटिस्फाई बोल लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्वेश्चंस तो नहीं है, अब हाँ इसमें आपके क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस आगे आएंगे दूसरे में। अब देखिए इसमें मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाता हूं,